ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढंग का चीज़ बात है। देखो अपने अभी पढ़ लिए कि 100% डेट ऑब्वियसली कोई भी कंपनी नहीं ले सकता बिकॉज डिस्ट्रेस होता है। 80% डेट में भी कोई नहीं जाएगा क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है। तो क्या इसका मतलब ये डेट ही नहीं लेंगे? थोड़ा बहुत तो डेट ले सकते हैं। कितना तक डेट तक जाए वो स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी है। मतलब मान लो हम 100% इक्विटी 0% है, 90 इक्विटी 10 डेट है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छा चल रहा है, रिस्क आता नहीं। तो 90 इक्विटी 10 डेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा कम हो गया क्योंकि डेट सस्ता होता है। केस 2 80-20, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट और कम हो गया, तो अभी बेनिफिट मिल रहा, तो ये करेंगे। 70-30, अभी हल्का फुल्का फील हो रहा है पर दिक्कत बोल के कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कम हो गया तो कर रहे हैं। 60-40, अब यहाँ पे लग रहा है कि अब इससे ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। 60-40 तक हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और क्रैश हो गया, लेकिन अब एक लेवल आ चुका है। सपोज करो अब हम लोग 50-50 तक जाने का सोच रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है भाई इतना डेट सेहत के लिए ठीक नहीं है, दिमाग खराब हो सकता है कंपनी बंद होने का कदर है। एक काम करो, बैक टू 60-40 आ जाओ, क्योंकि 50-50 करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बेनिफिट है, लेकिन इतना डिस्ट्रेस लेने का सेंस नहीं पड़ता। इट इज नॉट वर्थ इट, रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट वर्थ इट। तो 60-40 में काम करो, क्या दिक्कत है? स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी यही कि एक तरफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बढ़ता है। अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कम बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा घट रहा है, तो हम लोग करेंगे कम। उल्टा हो रहा है तो नहीं करेंगे। It balances the cost of distress with tax shield from using debt. There is an amount of debt financing at which increase in value from additional borrowing is exceeded by the value reduction. कुछ ज़्यादा डेट होने से। This points is the optimal capital structure. जैसे अपने केस में 60-40, उसके ऊपर नहीं जाएंगे और डेट नहीं लेंगे। 60-40 is our optimal capital structure. Minimizes WACC. Very important. मार्क करो इसको। Optimal capital structure is WACC is minimized, value of the firm is maximized. Value of the firm maximized कैसे हो जाएगा? WACC क्या होता है? डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट अगर मिनिमाइज हो गया तो ओवरऑल आंसर मैक्सिमाइज होके आएगा। डिस्काउंटिंग रेट डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर अगर कम हो गया, मिनिमाइज हो गया, तो ओवरऑल आंसर मैक्सिमम होके आएगा। देखो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म मतलब वैल्यू ऑफ फर्म विथ डेट। वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म मतलब वैल्यू ऑफ फर्म विथ डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म विदाउट डेट। अनलेवर्ड फर्म मतलब विदाउट डेट। वैल्यू ऑफ फर्म विदाउट डेट प्लस जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो माइनस ज़्यादा हो रहा है ना, तो लेवरेज मत लो। सपोज करो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज 100, अब मान लो दिस इज 30, बेनिफिट मिल रहा है 20, तो लेवरेज फर्क का वैल्यू कितना हो गया? 90 हो गया ना, मत करो, हम अनलेवर्ड लेके काम करेंगे। मेरा कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट से हम नहीं करेंगे। उल्टा सिचुएशन होगा तो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म 110 बिल्कुल करेगा। क्लियर है? देख लो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, वैक एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ज़्यादा है। देखो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पहले कुछ नहीं था, ना के बराबर है, बट एक 50-50 जैसे ही सीना चाहेगा, अब भाई ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए यहाँ तक वैक घट रहा था, लेकिन यहाँ से भी अब वैक बढ़ने लगा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि आप डेट बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता ही रहेगा, उन लोग का रिस्क बढ़ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बेसिस पे वैक पहले घट रहा है क्योंकि डेट का बेनिफिट मिल रहा है, बट यहाँ पे अब इक्विटी ब्रेकआउट हो गया, अब ज़्यादा हो गया, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा।
उल्टा है, वहाँ पे वैक बोल के था, यहाँ पे खाली अब डिस्ट्रेस बोल के देख लो। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखो क्या होता है, पहले तो अनलिवर्ड फर्म है, देयर इज नो डेट, तो कॉस्ट इज 0। जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे भैया धीरे 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 आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बढ़ता रहेगा। कब तक? जब तक बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, जो हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है वो यहाँ तक आके रुक गया। देखो यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, अब यहाँ से बेनिफिट भी घटे जा रहा है, इतना डेट हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यही तक हम काम करेंगे, फिर हम काम नहीं करेंगे। मैक्सिमम फर्म वैल्यू, मिनिमाइज द वैक। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। वो परसेंटेज में नंबर बताता है, ये नंबर्स रुपीस में बता रहा है फर्म वैल्यू, बस ये अमाउंट ना कुछ नहीं। MM propositions with no taxes and cost of financial distress are that a company's capital structure is irrelevant। तो इसका एक है कि कैपिटल स्ट्रक्चर बेकार है। दूसरा प्रोपोजिशन विद टैक्सेस बट विदाउट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या बोलता है कि कंपनीज वैक इज मिनिमाइज्ड एंड फर्म वैल्यू इज मैक्सिमाइज्ड एट 100% रेट। स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या बोलता है कि फर्म वैल्यू पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, जैसे जैसे आप डेट बढ़ा दोगे तब तक। बस एकदम समरी हो गया ये अपना मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर में शुरू में डिस्कस कर लिए कि कंपनी बोल दिया हमको ये टारगेट है, हमको यहाँ तक हम आ जाएंगे, तो फोरकास्टिंग इसी पे होगा। That the firm seeks to achieve on average over time to maximize firm value. For analysis, the weights to use when estimating a firm's WACC should be based on its target capital structure, जो अपने बात की है, based on market values of debt, preferred stock and equity. Preferred stock भी होता है भाई, cost में, dividend पे करते हैं। अगर अपने पास capital structure का weights नहीं है, very important for the exam, an external analyst must estimate a firm's target capital structure। वो हम लोग कैसे करेंगे? एक काम करो, जो अभी का स्ट्रक्चर है ना 60-40 उसी को आगे खींच दो। जब नहीं है इन्फॉर्मेशन तो क्या करेंगे? या फिर एक काम करो, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है एवरेज, इंडस्ट्री में सर 50-50 चल रहा है, अभी कंपनी का क्या है 60-40, चलो आगे जाके 50-50 तक वो भी आ जाएगा, वैसे करके कर लो। या फिर हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है, सर लास्ट का 5 साल में 10% डेट घटाया है, वो तो डेट कम करने का सोच रहे हो, चलो आगे भी हो सकता है यही सीन करें, ऐसे करके अपने ट्राई करेंगे। An analyst may simply use the firm's current capital structure. If there has been a trend in the firm's capital structure, तो भाई वो ट्रेंड के हिसाब से कर लेगा काम। एंड फाइनली एवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री में है उसके बेसिस पे काम करेगा। कंपनी मैनेजर्स, अच्छा जो आउटसाइड एनालिस्ट है उन लोग मार्केट वैल्यू यूज करता है, कंपनी मैनेजर्स बुक वैल्यू यूज करता है। रीजंस की कंपनी में भी अप्रोप्रिएट फॉर इंटरनल एनालिसिस। आज मार्केट देखो, आज तुम एक एक्सटर्नल एनालिस्ट है, तुम्हारा काम है कंपनी पे रिपोर्ट निकालना, बाय दिस एट दिस प्राइस, क्योंकि टारगेट ये है 100 रुपये में ले लो 150 हो जाना चाहिए। तो मार्केट वैल्यू अगर ऊपर नीचे होता है, जो भी पूरा भुसान हो रहा है, तुमको तो पिंच करेगा भाई उससे। तो इसीलिए एक्सटर्नल एनालिस्ट हमेशा मार्केट वैल्यू देखते हैं, या देखना हम लोग को चाहिए। इंटरनल मतलब हम लोग ही मैनेजमेंट, हम लोग को पता है कंपनी कैसा है कैसा नहीं है। मार्केट वैल्यू पे हम लोग का थ्योरेटिकली कोई कंट्रोल है नहीं, और हम लोग को थ्योरेटिकली उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा, हमको कौन सा रुपया दे रहा है वो, मेरे को मेरा है, हम जॉब कर रहे हैं, हमको काम करना है, काम अच्छे से करना, बस दैट इज द मेन मोटिव फॉर द मैनेजर। तो उन लोग बुक वैल्यू है, उन लोग लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव सोच रहे हैं, उन लोग को मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे से कोई फर्क थ्योरेटिकली नहीं पड़ता या नहीं पड़ना चाहिए। Short-term fluctuations in the market value do not affect a company's appropriate level of debt. While market values reflect perspective of investors in a company, management perspective कि भाई कंपनी कैसे अपना assets deploy करेगा। Credit rating agencies use book values in the measure of credit
क्वालिटी। मैनेजर्स में कैपिटल स्ट्रक्चर विद दीज इन माइंड। क्यों? आज अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो बुक वैल्यू यूज करता है, अगर वो डाउनग्रेड कर दिया तो भाई मेरा तो डेट का A to Z हो जाएगा। अब डेट कवर्नेंट्स में मेरे को हो सकता है चुकाना पड़ जाए, पैसा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए भाई बुक वैल्यू जब हम लोग भी यूज़ कर रहा है, हम लोग को शॉर्ट टर्म में वैसे ही कोई फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ता, बुक वैल्यू यूज खाली माँ कर लो। इन प्रैक्टिस फर्म्स एक्चुअल स्ट्रक्चर टेंड्स टू फ्लक्चुएट अराउंड द टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। मान लो 50-50 है तो ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट 50 ही रहेगा, कभी कभी 55-45 हो जाएगा जब इक्विटी का प्राइस बढ़ जाएगा, वापस से जब घटेगा तो इक्वल हो जाएगा। तो वैसे थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट करेगा, एग्जैक्ट सेम नंबर पे नहीं रह सकता। अब ये सब आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कर लिया, जस्ट रीड थ्रू करेंगे। कॉस्ट ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जो अपने बात की है, मैनेजर के पास कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कंपेयर टू द सीईओ। वो चला रहा है, वो सुन रहा है, समरी रिपोर्ट आता है उसके पास। सीईओ के पास इन्फॉर्मेशन है उससे कम, मैंने उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कंपेयर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे कम इन्फॉर्मेशन है इक्विटी वालों के पास। हम लोग को तो ये भी नहीं मालूम आज ऑफिस खुला है कि बंद है, खाली होल्डिंग ओनर नाम का ओनर बनना। तो इसको बोलते हैं अलग अलग एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो इसके बेसिस पे भी भाई कॉस्ट एक होता है। आज हम लोग को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है कंपनी में, तो वही कॉस्ट ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन राइज फ्रॉम द फैक्ट that managers typically have more information about the company's prospects and future performance than owners. Firms with complex products or little transparency tend to have higher cost, which result in higher required data. ठीक है, just read through, हम समझा देना। अब एकदम प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट टच करने वाले, ये सब रीड थ्रू कर रहे हैं। अब हम लोग के पास आज शेयर होल्डर्स कम इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक। हम लोग देख रहे हैं एक कंपनी है, उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपये। अचानक मैनेजमेंट न्यूज़ देता है वो और शेयर इशू कर रहा है एट कम नहीं करना पड़ेगा। 1100 में करेगा तब तो लोग मार्केट से उठा लेगा, बेकार हो गया। तो 1000 से तो कम नहीं करना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं। अब उनको खाली ये बताओ ये अच्छा चीज़ है कि खराब चीज़ है। हम लोग शेयर होल्डर है या हम लोग सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो ये अच्छा चीज़ बने क्या करना चाहिए? बाय करें कि सेल करें कि क्या करें? अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। सबका आंसर बाय है, बराबर। अब ये आंसर को पॉज करेंगे, फिर मर्ज करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तुम कंपनी का मैनेजर है या तुम कंपनी का ओनर है? ये जो डिसीजन है नया शेयर बांटने का, ये तो ओनर्स लोग मिलके भी करेंगे ना। नया शेयर इशू मैनेजर अपने मन से नहीं कर सकता। तुम कंपनी का ओनर है, मैनेजर है, तुमको कंपनी का पूरा किच्छा चट्टा पता है। अब मान लो एक एल्गोरिदम है या एक बिजनेस है, तुम्हारे हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैंने बहुत ही अच्छा है, तुम उसमें किसी को इक्विटी स्टेक देना चाहेगा? एक बिजनेस है बहुत ज़्यादा अपसाइड है, मतलब हो गया तो सीधा अंबानी, तुम उसमें किसी को इक्विटी देना चाहेगा? कोशिश क्या करेंगे भाई जितना हो सके रुपए डेट से उठा, 10 का 11%, यहाँ पे साल का 100% बन रहा है, तो कोई भी प्राइस पे नॉर्मली तुम नहीं उठाना चाहेगा इक्विटी। अब इसको तुम लोग आंसर से कोरिलेट करेंगे। अब मैनेजमेंट यहाँ क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस 1000 रुपये, वो और कैपिटल रेज कर रहा है एट व्हाट प्राइस? 900। मतलब वो अपना कंपनी का एक स्टेक सेल कर रहा है ना। कोई कंपनी का स्टेक क्यों सेल करना चाह रहा है? इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट के हिसाब से ना इस कंपनी का वैल्यू 900 भी नहीं है, तभी वो 900 में बेच रहा है। समझ रहे हो? मैनेजमेंट के हिसाब से ये कंपनी का वैल्यू 900 भी नहीं है, तभी वो और बेच रहा है। ओवर वैल्यूड में लोग माल बेचते हैं, अंडर वैल्यूड में लोग माल खरीदते हैं।
तो वो अपना स्टेक बेचेगा, निकलो, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया, निकलो, ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक, तो बाय नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना दिमाग मार्केट में है नहीं, जब ऐसा कुछ न्यूज आता है शेयर प्राइस भाग जाता है, बट इसमें सेल का सिग्नल बैठता है, इट इज ओवर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, वरना आप क्यों शेयर इशू करोगे, बाय अपडेट लो। सिमिलरली कंपनी का जब बाईबैक वो सब अनाउंस करता है, वो अच्छा साइन होता है। 3000 का चीज़ है, कंपनी 3500 में बाईबैक करने रेडी है, मतलब उसमें उतना कॉन्फिडेंस है कि 3500 का चीज़ है मिनिमम, तभी तो बाईबैक करने रेडी है, वो सब अच्छा साइन होता है। क्लियर है? यही कॉस्ट ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि सबके पास सब इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो ठीक है, अब आ जाओ एजेंसी कॉस्ट। वही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अपना क्या कॉस्ट पड़ता है, खाली ये अपना ऑलरेडी लास्ट चैप्टर कर चुका है, खाली हेडिंग देख लो। नेट एजेंसी कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट होता है, ओनली हेडिंग्स। मॉनिटरिंग कॉस्ट मतलब अब मैनेजमेंट को ठीक काम कर रहा है कि नहीं, हम लोग सीईओ अपॉइंट करते हैं, सीईओ और सब ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग एक सुपरवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करते हैं। अरे भाई तो पैसा लगता है ये सबका, तो दिस इज मॉनिटरिंग कॉस्ट, कोई फ्री में नहीं करता। बॉन्डिंग कॉस्ट, अभी जो इन लोग होते हैं ना, ये आजकल क्या चलता है कंपनीज में, सब लोग को एम्प्लॉयज लोग को ट्रिप पे लेके जाते हैं, नेटवर्क, हाँ, ये सब एक्टिविटीज बढ़ते हैं, ये सब तो ये सब भी खर्चा लगता है, तो वही बॉन्डिंग कॉस्ट। एंड रेसिडुअल लॉसेस, कि भाई सबके बाद भी कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, तो वही बचा बचा रेसिडुअल लॉसेस। खाली हेडिंग्स देखना और कुछ नहीं देखना। अकॉर्डिंग टू फ्री कैश फ्लो हाइपोथेसिस, यूज ऑफ डेट फोर्सेस मैनेजर्स टू बी डिसिप्लिन्ड, क्योंकि उन लोग अपने हिसाब से आप खर्चा नहीं कर सकते, बॉन्ड में कवेनेंट्स भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ये वाला। पैकिंग ऑर्डर थियरी क्या बोलता है, बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन is related to the signals that management sends to investors। जैसे नॉर्मली कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, सबसे पहले अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो पैसा कौन सा यूज होना चाहिए, भाई आप रिटेन्ड अर्निंग्स यूज कर लो, डिविडेंड मत बांटो। तो अकॉर्डिंग टू पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, मैनेजर्स प्रेफर टू मेक फाइनेंसिंग चॉइसेस दैट आर लीस्ट लाइकली टू सेंड नेगेटिव सिग्नल्स टू इन्वेस्टर्स। फाइनेंसिंग चॉइसेस आर ए, इंटरनली जनरेटेड कैपिटल, सबसे बेस्ट है, आपका रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, आप डिविडेंड मत बांटो, आप उसी को यूज कर लो। अगर बाई चांस वो उतना नहीं काफी हो रहा है, बी, आप डेट कर लो। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो भाई इक्विटी डाइल्यूशन इज द लास्ट ऑप्शन, वरना कोई भी अच्छा बिजनेस में, अच्छा प्रोजेक्ट में इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहेगा। एंड 3, एक्सटर्नल वर्ड सर्कल करो, एक्सटर्नल इक्विटी इज द लीस्ट प्रेफर्ड फाइनेंसिंग ऑप्शन। हम अपना कैपिटल और बढ़ा सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से इक्विटी ला रहे हैं तो प्रॉब्लम है।